नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक भारती, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। इंसाफ, जस्टिस। मैंने अक्सर कई कहावतें सुनी हैं, जिसमें से एक कहावत यह भी थी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अंग्रेजी कहावत है, यानी देर से मिला हुआ इंसाफ इंसाफ न मिलने के बराबर है। आपने भी अक्सर सुना ही होगा। वैसे भी इंसाफ एक सतत फैसला है, एक सतत प्रक्रिया है जो अदालत, कानून, सरकार और प्रशासन की तरफ से मिलजुल कर मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि भला आज इंसाफ की बात क्यों हो रही है, आज न्याय की बात क्यों हो रही है। तो आज इंसाफ और न्याय की बात इसलिए हो रही है कि इस जगह पर बैठने का मेरा मकसद बस वो है कि हम ऐसे लोगों को आवाज दे सकें जिनकी आवाज, जो सबसे ऊपरे तल्ले पर जो लोग बैठे हुए हैं उन तक पहुंच नहीं पाए, तो हम उनकी आवाज वहां तक पहुंचा सके। आज भी एक ऐसा ही मुद्दा उठा के मैं लेके आया हूं, लेकिन इस मुद्दे को समझने से पहले, इस कहानी को जितना मैं समझ चुका हूं, आपको भी उतना समझना पड़ेगा। यह कहानी शुरू होती है आज से 70-75 साल पहले, जब एक परिवार रांची में आकर के बसता है। एक जमीन का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा उस परिवार के पास रहता है। कई पुश्तें उस परिवार की यहां पर रहती आती हैं, और फिर अचानक से रांची के जिस जगह पर वो जमीन है, वो जमीन करोड़ों की हो जाती है। करोड़ों नहीं तो कम से कम लाखों की तो जरूर हो जाती है, पर मात्र 6 लाख रुपए में एक बीजेपी की महिला नेत्री उस जमीन को खरीदती है, और फिर उसी 6 लाख रुपए में भी गड़बड़ी कर दी जाती है। इतना प्रेशर बनाया जाता है, इतना प्रेशर बनाया जाता है कि उस जमीन का मालिक खुदकुशी कर लेता है। लेकिन खुदकुशी से पहले वो आदमी एक सुसाइड लेटर लिख के जाता है। कहते हैं कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। उस लेटर में उसने बहुत कुछ लिखा, अपनी मौत का जिम्मेदार उसने किसी को ठहराया। लेकिन चूंकि जमीन का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, तो इसलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस शख्स की 2 बेटियां हैं, ये दोनों बेटियां फरियाद लगा रही हैं। सबसे पहले हम आपको इंसाफ की गुहार सुनाते हैं, फिर हम उन दोनों लड़कियों के पास आपको ले चलेंगे जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, दिखाइए रिपोर्ट। न्याय की खातिर भटकती बेटियां, मां का रो रो कर बुरा हाल, सुसाइड को मजबूर करने वाले छुट्टा घूम रहे, छिन गया जीने का सहारा। जरा इस टूटे फूटे घर को देखिए। ये वही घर है जहां 1.25 महीने पहले 22 फरवरी को गृह स्वामी सुनील गुप्ता ने खुदकुशी कर ली थी। ये वही घर है जिसकी खातिर सुनील गुप्ता को अपनी जान देनी पड़ी। खुदकुशी से पहले सुनील गुप्ता ने बाकायदा एक सुसाइड नोट छोड़कर बीजेपी की नेत्री सुमन मिश्रा और उनके पति मदन मिश्रा को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। मेरे फादर देखिए 2008 में जमीन, एक सुमन मिश्रा, मदन मिश्रा है, वो लोग लिखवाए उनको पैसा का लालच देके कि हाँ बेच दीजिए, हम पैसा दे देंगे आपको। तो ये आदिवासी जमीन भी है, और वो लोग रजिस्ट्री भी करवाए, पूरा पैसा भी नहीं दिए मेरे पापा को, फिर केस भी कर दिए। बोलती है कि रजिस्ट्री में पूरा पैसा दे दिए, उसके बाद तो क्या उनके पास नोट छापने वाला मशीन है जो हम लोग को फ्री में पैसा दे दी, इतना इतना। और इतना टेंशन दे दी मेरे पापा को, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस दौड़ाने लगे। उसके बाद बहुत डिप्रेशन में रहने लगे, बहुत बीमार पड़ने लगे, सोचने लगे, यहाँ तक कि वो खाने पीने के लिए भी सोचते थे। और इसी के कारण, इस जमीन के कारण आज मेरे पापा चले गए। 22 फरवरी को सुसाइड नोट लिखे 4 पेज का, उसमें सुमन मिश्रा, मदन मिश्रा का पूरा नाम लिख के। मदन मिश्रा पुलिस अधिकारी हैं, अभी लोअर बाजार थाना में दरोगा है वहाँ पे। और सुमन मिश्रा तो पता नहीं, वो बोलती है, सब लोग बोलता है, अपने भी बोल रही कि हम समाज सेवा करते हैं, अपने आप को नेता बताती है, बीजेपी का नेता। मृतक सुनील गुप्ता अपने पीछे 3 बेटियां और एक विधवा पत्नी छोड़ गए हैं, जो न्याय की खातिर हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। उनका कहना है कि पहले पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इंतजार कराया, और अब कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। बाद हम लोग गए, बोले कि क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं, तो थाना वाले लोग बोले कि हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गया, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए अभी कितना 8-9 दिन हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग जाते हैं, हम लोग को समझा बुझा के भेज दिया जाता है कि कार्रवाई हो रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है।
मृतक सुनील गुप्ता की विधवा पत्नी का रो रोकर हाल बुरा है। न्याय की खातिर वो अपनी बेटियों के साथ नीचे से लेकर ऊपर बैठने वाले आला अधिकारियों तक से गुहार लगा चुकी है, लेकिन शायद गरीबी का अभिशाप कुछ ऐसा है जो फिलहाल इन्हें न्याय से रोक रहा है। कैमरा पर्सन राजा के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो पूरी कहानी से आप वाकिफ हो चुके हैं, बहुत सारे पक्ष हैं इस कहानी के। आप सोचिए कि क्या इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हम आज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और हाँ, हम व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं इस व्यवस्था पर कि आखिर एक आदमी कितना त्रस्त होकर के और आत्महत्या करता है। हम आत्महत्या की बात को गलत मानते हैं, हम कहते हैं कि वो शख्स जो हालात से भाग करके आत्महत्या कर रहा है वो कभी भी किसी का रोल मॉडल नहीं हो सकता। लेकिन सुनील गुप्ता ने आत्महत्या नहीं की, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। सुनील गुप्ता को आत्महत्या के लिए किसने मजबूर किया? उसने अपने सुसाइड लेटर में मरने से पहले लिख दिया। उसने लिखा, बाकायदा नाम लिखा, उसने सारी बातें लिखी उसने, लेकिन उस लेटर को क्या बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा। असल में उस लेटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। जमीन का यह मामला कोर्ट में चल रहा है, हम मानते हैं कोर्ट में चल रहा है। तो क्या इसका मतलब कि जिन लोगों ने उसे मरने पर मजबूर किया उन लोगों का अपराध कम हो जाता है? उन लोगों को बिल्कुल छुट्टा छोड़ देना चाहिए कि हाँ ठीक है, जब फैसला आएगा जमीन का उसके बाद देखा जाएगा कि सुनील गुप्ता ने सुसाइड क्यों किया। तो बड़ी अजीब सी विडंबना है, बड़ा अजीब सा व्यवस्था है। व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा हूं मैं, व्यवस्था पर मैं सवाल खड़े कर रहा हूं। आज दोनों बहनें मेरे साथ हैं जो बोल सकती हैं, क्योंकि तीसरी बहन ऐसी है, वो इतनी छोटी है कि वो बोल नहीं सकती। लेकिन आप तय कीजिए कि क्या इनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? एक सीएनटी की जमीन, आदिवासी जमीन, माफ कीजिएगा, आदिवासी जमीन, रांची में उसकी रजिस्ट्री हो जाती है बीजेपी नेता के नाम से, सुमन मिश्रा जिनका नाम कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता जमीन का नेचर क्या है, लेकिन अगर जमीन का नेचर यह है तो क्या यह गुनाह नहीं है? क्या इसमें खेल नहीं हुआ है? तो मैं एक बार रुक करना चाहूंगा इन्हीं दोनों बहनों का, मीरा और रीना। ये दोनों बहनें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें आपने नहीं देखा होगा, बहुत आम से चेहरे हैं। भीड़ में कोई भी एक चेहरा चुन लीजिए, ये इसके जैसा होगा। मेरे बहनों की तरह हैं दोनों, छोटी बहनों की तरह। दोनों के चेहरे को देख लीजिए। आपको तय करना है कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इनकी बातों से आपको एहसास हो जाएगा। सबसे पहले मैं मीरा के पास आना चाहूंगा। मीरा, मुझे पूरी बात बताइए कि ये कहानी कहां से शुरू होती है। सुनील गुप्ता ने सुसाइड किया आपके पिता ने, लेकिन उससे पहले क्या क्या वो मुझे एक एक बात बताइए। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको सुन रही है आज, बोलिए। देखिए, पहले तो उस जमीन पे मेरे दादा परदादा भी रह चुके हैं। हमको लगता है कि शायद 70-75 साल हो गया। उसके बाद फिर मेरे पापा बड़े हुए और वो भी रहे, सब कुछ पले बड़े वहाँ पे। मेरे दादा परदादा उसी जमीन पे भी मर भी गए। उसके बाद फिर मेरे पापा भी सुसाइड कर लिए 22 फरवरी को। बात है कि हम लोग थोड़ा गरीब थे। जब से हम होश संभाले हैं, देख रहे पापा मेरे मतलब थोड़ा बीमार रहते थे, गरीब थे, ऐसे कमा क्या लेते करते थे वो तो अंडा का दुकान लगाते थे। कहाँ पे? घर के बाहर में ही ठेला पे लगाते थे। अच्छा। तो मुश्किल से 100-150 ऐसे 200 बिक्री होता था। रोज का जो होता है। हाँ, ऐसे चलता था। फिर बहुत मेरे पापा मतलब बीमार भी रहते थे, परेशान थे। और मेरा कोई भाई नहीं है, हम लोग 3 बहन हैं। और हम लोग का कुछ मतलब जात गोतिया लोग का था प्रॉब्लम। वो लोग बोलते थे आपस में लड़ाई होती थी ना, आपस में लड़ाई होती थी कि आपकी बेटी है 3, बेटा नहीं है, आप क्या करोगे जमीन लेके। हमेशा पापा दुकान लगाते थे, हर संडे को आके वो लोग किचकिच करते थे, बोलते थे कि आप हमको जमीन दे दीजिए। अच्छा। आप क्या करिएगा, बेटी है, बेटी लोग का कोई हक नहीं बनता है। पर मेरे पापा हम लोग को बेटा से बढ़ के मतलब क्या बोले, मतलब बेटी नहीं, हम लोग को बेटा ही मानते थे। बेटा जैसा हर चीज किए हम लोग को।
और वो बोलते थे कि नहीं मेरी बेटी लोग है तो क्या हुआ, यही लोग मेरा बेटा है, यही लोग के लिए हम सब करेंगे, यही लोग हमको सब कुछ करती है। अच्छा। ऐसे बोलते थे पापा। फिर पापा बीमार उमार रहने लगे, उतना हम लोग भी छोटी छोटी थे, कमा नहीं पाते थे, और पापा से लड़ाई झगड़ा सब करने आता था, तो हम लोग बचा भी नहीं पाते थे पापा को ठीक से। कौन लड़ने आता था? वही जो पापा के गोतिया वाले लोग होते थे। अच्छा, लोग लड़ने के लिए आते हाँ, थे। जात गोतिया जो बोलते हैं घर का, वो लोग आते थे। क्या कहते थे वो लोग? वो लोग बोलते थे कि तुम्हारा बेटा नहीं है, बेटी है, क्या करोगे, जमीन हमको दे दो, जमीन तुम्हारी बेटी लोग शादी करके चली जाएगी। तो पापा बोले शादी करने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना, ऐसे कैसे चली जाएगी, और क्या बेटी का हक नहीं होता है, मेरी बेटी लोग ही मेरा बेटा है, ऐसे बोलते थे। फिर पापा बहुत टेंशन में रहने लगते थे। फिर एक बार बोले, डिसाइड किए, मेरी दादी भी थी, तो बोले कि ऐसा करते हैं, ये लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करने आता है और हम बीमार भी रहते हैं, लड़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा करते हैं कोई अच्छा आदमी से हम लोग जमीन बेच के यहाँ से कहीं चले जाएंगे, और कहीं अच्छा, गोतिया लोग के डर से ऐसा हाँ, बोला। जमीन उमीन मतलब कहीं पे ले लेंगे थोड़ा मोड़ा, और घर भी बना लेंगे, और बेटी लोग का शादी भी कर देंगे, और हम इलाज भी अच्छे से करवा लेंगे, क्योंकि रांची में इतना डॉक्टर से दिखाते को आते थे, ठीक नहीं होते थे। तो बोले कि ज्यादा पैसा होगा तो शायद अच्छे डॉक्टर से दिखा लेंगे, प्राइवेट डॉक्टर में अच्छे से रहेंगे, बोल के ठीक हो जाएंगे, ऐसे सोचते थे हम लोग, बहुत सोचते थे, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते थे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। पर एक दिन ऐसा आया 2008 में, वो एक पवित्र कर्मकार हैं, वो बोले कि जमीन बेचोगे, वापस शायद बोले होंगे उनको जमीन बेचेंगे, तो वो बोले कि ठीक है बेचोगे, मेरे पास एक ग्राहक है सो बगल में ही रहता है, और तुम बेचो तो ऐसा इंसान से बेचो जिससे तेरा गोतिया लोग सक जाए, पुलिस है वो, बोल के दोगे तो उसको कोई लड़ने झगड़ने नहीं आएगा, ऐसे बोलते थे। तो आप बोले ठीक ही है, अच्छा आदमी है तो हम लोग बेच देंगे। वो लोग बोले, उस समय तो हम लोग देखिए कभी हम लोग थाना क्या होता है, कोर्ट क्या होता है, हम लोग को पता भी नहीं था। मेरे पापा आज तक कभी थाना वाना गए भी नहीं, और जमीन जगह कैसे रजिस्ट्री होता है, क्या होता है, उनको तो पता नहीं था। लेकिन आपके पापा को ये पता था कि आपकी जो जमीन है, तो वो जमीन मतलब उसके कुछ कागजात उनके पास थे? क्या कागजात थे, कुछ आपको ध्यान है? हाँ, कागज है हम लोग के पास। हाँ था। तो वो तो देखिए, वो तो बोला जाए तो कैसे पहले का जमीन था, आदिवासी जमीन ही है ना, तो उसका तो मोटेशन भी नहीं होता है, अभी तक हुआ नहीं, ऐसे रसीद वगैरह कटता था नगर निगम से बस, और यही सब। तो फिर ऐसा मतलब मदन मिश्रा हैं और सुमन मिश्रा है, उनको पापा बोले कि हम जमीन बेचेंगे, तो वो लोग आए, ऐसे क्या क्या बात किए। उस समय तो हम भी मतलब उतना समझते नहीं थे, छोटी थे। हाँ, तो फिर वो बोले कि ठीक है, हम आपका क्या प्रॉब्लम है, क्यों बेचना चाहते हैं। तो मेरे पापा सीधे साधे थे, उनको पता नहीं था कि घर का कमजोरी नहीं बताना चाहिए। वो उनको अच्छे से भैया भाभी बोल के सारा कुछ बताएं, मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा जात गोतिया लोग परेशान करता है, मेरा 3 बेटी है, बेटा नहीं है, हम बेचना चाहते हैं, परेशान हो गए हैं बोल के। उस टाइम सुमन मिश्रा, मदन मिश्रा हम लोग का घर का पीछे में ही रहते थे रेंट में। अच्छा। और ये लोग मेरे जात गोतिया जितने लोग हैं, जो परिवार हम लोग का ऐसे लड़ाई झगड़ा होता था, सबसे ये लोग कंसल्ट में है, परिचित है। हाँ, जिसमें आप मदन मिश्रा जो है वो पुलिस में थे उस वक्त, और सुमन मिश्रा बीजेपी की नेता है। हाँ, नेता, अभी भी वो बीजेपी में ही काम कर रही है। तो ये दोनों मतलब ये लोग सबको जानते थे। तो मेरे घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा है, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है, मेरे पापा क्यों परेशान रहते हैं, वो लोग ऐसे बात करता था सब। तो उसका भी मौका का फायदा उठाई, एक बोली कि ठीक है जमीन हमसे बेच दीजिए, एग्रीमेंट हुआ, तब तक ठीक चला, एग्रीमेंट में भी कुछ पैसा दिए वो लोग। अब आप ही बताइए कि जैसे कि रजिस्ट्री हुआ, तो रजिस्ट्री टाइम तो कोई भी आज तक पूरा पैसा देता है, उसके बाद ही रजिस्ट्री करवाता है। पर वो बोली घर से कि चलिए हम रजिस्ट्री कर दीजिए हमको, हम पूरा पैसा दे देंगे। तो पापा बोले ठीक है, आप पूरा पैसा देंगे तो हम तो जा रहे हैं। उससे पहले हमको लगता रजिस्ट्री हुआ था आपका 2008 में। 2008 में ही रजिस्ट्री हुआ था। हाँ। तो उससे पहले कुछ ऐसे उनके हस्बैंड सावन में बाबा धाम जाते हैं बोल के, तो वो बोली
कि उससे पहले उनके हस्बैंड नहीं थे, तो बोली कि छोटू ऐसे सुनील जी चलिए आप रजिस्ट्री कर दीजिए। तो पापा बोले कि पैसा रजिस्ट्री होने का 1 सप्ताह पहले गिजगिज हुआ था कुछ ऐसा। अच्छा। घर में। तो बोले पापा कि पूरा पैसा दीजिएगा तब करेंगे। तो नहीं, भैया हैं आपके, वो बाबा धाम गए हैं, आप रजिस्ट्री कर दीजिए, उसके बाद हम भैया आएंगे तो पैसा दे देंगे। तो मेरे पापा 1-2 लोग से पूछे कि हाँ जमीन बेचे हैं, रजिस्ट्री करना है, बोल रही हो लोग पैसा बाद में देंगे। तो पापा को बोले कि नहीं, पैसा लेना उसके बाद ही रजिस्ट्री करना, ऐसे अच्छा। बोले पापा को। तो पापा वही बोले कि बिना पैसा का हम नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो नहीं, बिना पैसा का रजिस्ट्री होता नहीं है, ऐसे बोले मेरे पापा। मेरी मम्मी तो उतना सुनती नहीं, वो तो कुछ बोली नहीं। उसके बाद क्या हुआ, वो इतना जिद करने लगी, बोली कि नहीं रजिस्ट्री के टाइम पैसा मतलब रजिस्ट्री कीजिए, नहीं तो जो एग्रीमेंट के टाइम हम आपको पैसा दे वो अब भी वापस कीजिए, बोल रही थी। अच्छा। तो पापा बोले के समय कितना पैसा दिया था? 1 लाख दिया 1 था। लाख रुपए। हाँ। तो ठीक है, आप जब बेच ही दिए हैं हम, तो फिर वापस मांग रहे कि हम तो रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है भाई, आप हमको पैसा दीजिए। आप पैसा नहीं दे रही हैं तो हम कैसे रजिस्ट्री कर देंगे, ऐसे बोले मेरे पापा। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो उसी समय मतलब पता चल गया हम लोग को कि वो कितना मतलब झूठ बोलने वाली उनके है। चोर है। हाँ, सुमन मिश्रा इतना वो इतनी गंदी है। अब देखिए कि अगर आपका दिल में कुछ ऐसा छल कपट नहीं था, बेईमानी नहीं था, तो आपको तो बोलना चाहिए कि हम आपको पूरा पैसा दे देते हैं और उसके बाद चलिए रजिस्ट्री कीजिए। आप तो ऐसा बहाना बना रहे हैं कि मेरे पति गए हैं बाबा धाम, आएंगे उसके बाद हम पैसा देंगे, अभी आप लिख दीजिए। ऐसा तो कहीं नहीं होता आज तक। तो कभी कोई भी जमीन बिका होगा हमको लगता है तो बिना पैसा का तो रजिस्ट्री हुआ नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम तो बहुत गलत की हम लोग के साथ, और हम भी नहीं गए थे, मेरे पापा गए, मेरी मम्मी गई थी। उसके बाद वो क्या कि पापा फिर भी बोले कि नहीं जाएंगे। बाद में गए तो एक शरद पांडे वकील हैं जो उनका रजिस्ट्री करवाए थे, आप वहाँ कोर्ट में जाके पूछ भी सकते हैं। उनको लेके आई, घर में एक मुंशी थे, वो भी बोले यहाँ पे साइन कीजिए, पूरा पेपर लेके आई थी डीड कि यहाँ पे साइन कीजिए, नहीं तो मेरा 1 लाख दीजिए। तो कुछ पैसा मेरे पापा का मतलब खर्चा हो गया था 1 लाख में से, तो बोले पूरा 1 लाख मेरे पास है नहीं, इतना है लीजिए, बाद में और लीजिएगा तो ठीक है। तो बोले नहीं हम पूरा लेंगे। तो बोले कि नहीं तो ठीक है, आप हमको पूरा पैसा दीजिए, हम रजिस्ट्री कर देंगे। तो घर में आके वकील को लेके आके बोल रही है कि साइन करिए, नहीं तो पूरा पैसा दीजिए। फिर इतना मतलब टेंशन दे दी पापा को, बोली कि नहीं अभी पैसा दीजिए, नहीं तो ये वो, पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ। आपके पापा डर गए? हाँ, डर गए। फिर कुछ दिन के बाद हुआ, आई बोली कि अच्छा चलिए, उनके हस्बैंड भी आए, चलिए रजिस्ट्री कर दीजिए, पैसा दे देंगे। फिर वो लोग को लेके गए। हम बोले भी थे कि पापा मत जाइए, ऐसे चाचा लोग बोल रहे हैं अगल बगल के कि पैसा के बिना रजिस्ट्री नहीं होता है। तो नहीं, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम बहुत छोटी हो, ऐसे ऐसे करके कुछ हमको बोले। फिर पापा को गाड़ी में बैठा के मदन मिश्रा जो हैं वो लेके गए वहाँ। फिर कोर्ट में बोले ठीक है रजिस्ट्री कीजिए। ऐसा हुआ पापा के साथ, पापा बोलते थे कि हम वहाँ पे गए थे तो हमको पेपर पढ़ने तक नहीं दिया गया, या फिर मेरे हाथ में आने नहीं दिए वो लोग डीड कि किसी से वो पढ़वा सकते थे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो भी नहीं। पूरा वहाँ पे भी सेटिंग हो गया है ना। अच्छा। कि वहाँ पे कैसे क्या करना है नहीं करना, उनको एकदम भीड़ से पीछे रखा गया पापा को। फिर साइन करवाया गया, वहाँ कुछ पूछा भी नहीं गया कि आपको पूरा पैसा मिला है या नहीं मिला है, आप लिख रहे हैं। तो वहाँ पर भी सेटिंग हुआ जैसा हमको पापा बता रहे थे, वहाँ पे थे तो पापा। उसके बाद फिर पापा बोले कि अब पैसा दीजिए। तो वो लोग रजिस्ट्री के दिन में एक बॉन्ड पेपर तैयार किया। पापा जब जिद करने लगे, बोले ऐसे नहीं होता, हम हल्ला उल्ला करेंगे, दिक्कत होगा ऐसे, तो हम आपके भैया हैं और भाभी है, हम लोग पे भरोसा नहीं है, हम लोग बगल में रहते, मोहल्ला में रहते, हम लोग कभी गलत नहीं करेंगे आपके साथ, ऐसा कुछ बोले वो लोग। तो पापा बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लिखित दीजिए। तो फिर एक बॉन्ड तैयार हुआ उस दिन रजिस्ट्री के दिन। अच्छा। कि हम इतना पैसा एग्रीमेंट में दिए और आज का दिन हम 50,000 दिए और रजिस्ट्री हो गया। इसके बाद हम 3 महीना के अंदर में बाकी का पैसा दे देंगे, और अगर नहीं देंगे
तो फिर आप लोग मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करिएगा। उस समय 3 चेक भी दिया गया, फॉल्स चेक 80-80 हजार का, जो कि अवधेश कुमार मिश्रा, मदन कुमार मिश्रा को चेक दिए थे। अच्छा। वहां पे कहीं पे भी मेरे पापा का नाम नहीं था। अगर मदन कुमार मिश्रा मेरे पापा को देते चेक तो मदन कुमार मिश्रा का साइन होता और ऊपर में मेरे पापा का नाम होता। वो कुछ भी नहीं था, अवधेश कुमार का साइन था और मदन कुमार मिश्रा के नाम से चेक उनको दिया गया था। 80 हजार का 3 चेक था। ठीक है। फिर वो लेके आए, पापा समझते नहीं थे ये सब, फिर दिखाएं अगल बगल, बोले कि अरे तुम तो जाओगे वहाँ चेक वो मतलब बैंक में भंजाने के लिए, तो तुमको तो अंदर कर देगा सब, क्योंकि दूसरा के नाम से तुमको चेक दे दिया है। और बॉन्ड भी तैयार हुआ। और उस टाइम भी बोला गया पापा को कि आप उसी घर पे रहिए, उसी जमीन पे रहिए, हम आपको पूरा पैसा देंगे, उसके बाद आप घर खाली कीजिएगा, जब तक आप यहीं पे रहिए अपना बच्चा लोग को लेके, ऐसे बोले। तो पापा बोले ठीक है। अब वो तो जान रहे कि रजिस्ट्री तो हम कर दिए, बोले ठीक है। फिर वेट किए हम लोग, चेक भी ऐसे धीरे 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 करके पूरा मतलब वो 3 महीना तक तो पैसा दिया ही नहीं गया। 15 महीना हो गया, 15 महीना हो गया। 15 महीना तक हम लोग को पूरा पैसा, जैसे 1 लाख पहले, फिर 50 हजार रजिस्ट्री में, उसके बाद 15 इन सब के बीच में जब ये सब चल रहा था, हाँ, तो जो मुझे जानकारी मिली कि बहुत लोग आते थे अननोन से लोग, मतलब जिनको आप जानती नहीं हैं, हाँ, या कुछ जो स्थानीय गुंडे टाइप के लोग आते थे आकर हाँ, और धमकी देते थे हाँ, आपको, हाँ, ऐसा भी होता था? हाँ हाँ हाँ, बोलते थे कि आप घर खाली कर दीजिए, ऐसे वैसे बोल के तो मार देंगे और सारी मार देंगे। हाँ, तो पापा बोलते थे कौन बोला है मारने के लिए, अगर तुम लोग को पैसा दे रहा तो मार दो, ऐसे बोले मेरे पापा। क्योंकि मेरे पापा लड़ नहीं सकते थे, ऐसे शरीर से भी कमजोर थे, दिमाग से भी कमजोर थे, नादान भी थे, वो उतना पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ पढ़े लिखे थे जो कि लिख पाते थे। ऐसे आप देखे होंगे वो लेटर लिख के गए हैं, कितना जगह वो ओवर राइटिंग किए हैं। अगर कोई भी इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा होता वो कभी ओवर राइटिंग नहीं करेगा। और ढंग से तो वो लिखते हैं, पर वो भी ढंग से नहीं लिखा हुआ रहता है, ऐसा था। हाँ, उसमें तो उन्होंने जो इससे 250 रुपए का भी उधार लिया है, उसमें उस लेटर में आप देखिए वो इतने अच्छे थे कि 1 रुपया भी किसी से लेते थे तो उनको वापस करते थे, इस टाइप से। आप मोहल्ला में भी पूछ लीजिए किसी से भी, मेरे पापा दुकान लगाते थे, 1 रुपया भी नहीं किसी का ये करते थे सबको। और अगर वो उतने बेईमान थे तो वो तो 50 रुपया 250 रुपया भी लिए हैं तो उसके बारे में लिख के गए हैं कि अब तुम लोग उसको दे देना पैसा, ऐसे हम लोग के बारे में लिखे हैं। फिर क्या हुआ, रजिस्ट्री के बाद 3 महीना का बॉन्ड पेपर तैयार हुआ। 3 महीना हुआ, पूरा पैसा नहीं मिला। पापा बात करते थे अगल बगल से, देखिए ना भैया रजिस्ट्री कर लिए और इतना 3 महीना हो गया, अभी तक पैसा नहीं दिया। तो पापा बोलते थे कानूनी कार्रवाई करो तुम। तो पापा उनको बोलते थे ठीक है आप पैसा दीजिए। उनके घर जाते थे, वो अपना घर पे ही बुला के पैसा देते थे। एक तो मेरे पापा से जमीन भी लिखवा लिया गलत तरीका से, उसके बाद पैसा ये नहीं कि वो लोग घर में आके दे रहे, मेरे पापा को बुलाते थे, जबकि हम लोग वहां पे सामने होते नहीं थे। आप और आपकी वाइफ ही आइएगा, अपनी बेटी लोग को मत लेके आइएगा, ऐसे बोलते थे। तो पापा सोचते थे रजिस्ट्री कर दिए, मेरा हाथ तो कट चुका है, अब इतना क्या करेंगे, जो भी है जैसे भी पैसा दे देगी तो हम लोग चले जाएंगे, ऐसे बोलते थे। 15 महीना हो गया, बीतते बीतते बच गया 1,40,000। 15 महीना रजिस्ट्री के 15 महीना तक धीरे धीरे जो भी पैसा दिया गया, और जो चेक दिया गया था 3 चेक फॉल्स चेक, तो उसमें से भी 2 चेक वो लोग वापस लिए और उसके बदला में पैसा दे दिए। बोले नहीं केस उस मत कीजिए, मेरा 1,60,000 रुपए दिए। हाँ, फिर से हाँ दिए वो चेक, वो लोग वापस तो मतलब पहले 1 लाख रुपए, फिर 1,60,000, मतलब 2,60,000 रुपए आप लोगों को मिले। हाँ मिले, उसके बाद भी मिले कुछ कुछ, जैसे पूरा टोटल पैसा 4,90,000 ऐसे मिले। 4,90,000 1,40,000 बचा। तो हम मेरे पापा जैसे 15 महीना बीता, 1,40,000 के लिए बोले कि अब इतना तो धीरे धीरे नहीं लेंगे, 15 महीना हो गया है, अब तो हम इतना क्या बोले, हमको भी कहीं जमीन लेना होगा, घर बनाना होगा बोले। तो वो लोग इस तरह से ऐसे करने लगे, लड़ाई झगड़ा हो गया। अचानक एक दिन बोल रहे हैं कि नहीं 1,40,000 नहीं देंगे, तो जमीन में हमको मोटेशन करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, उसका खर्चा आप दीजिएगा। तो पापा बोले जब आप जमीन खरीदने आए थे उसी टाइम आप बात कर लेते ना कि मोटेशन का खर्चा हमको देना पड़ेगा, अभी तो आप अचानक बोल रहे हैं, तब ना हम उस समय अपना जोड़ जाड़ के जमीन इस तरह से बेचते कि इतना में मेरा हो जाएगा। अब तो 1,40,000 तो हम गरीब लोग के लिए बहुत होता है, 40 रुपया भी बहुत होता है।
वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, नहीं देंगे पैसा, जाइए जो करना है। यहाँ अली बाबा का ढाबा है, धर्मशाला है, आ जाते हो पैसा लेने के लिए। यहाँ तक कि जो फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट हुआ था, कहीं भी एग्रीमेंट होता है 2 कॉपी बनता है, एक जमीन मालिक को मिलता है, एक जमीन खरीदता है उसको। वो लोग एक ही कॉपी रखे। मेरे पापा कॉपी का एग्रीमेंट का जो फोटो कॉपी होता है वो भी मांगते रह गए, लेकिन वो लोग नहीं दिए, वो एग्रीमेंट को अपने पास में रखे। अच्छा एक बात बताओ, इतना सब कुछ हुआ, हाँ अचानक से सब कुछ तो झेल रहे थे सुनील गुप्ता। हाँ, शुरू से ही। अचानक से क्या हुआ कि इनको सुसाइड करना पड़ा? अचानक यही जमीन का टेंशन मतलब था। 1-2 दिन पहले कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं ना? नहीं, 1-2 दिन पहले नहीं हुआ था। कुछ दिन मतलब सुसाइड करने से पहले वो मतलब ऐसे तो रोज ही बोलते थे क्या करेंगे, जमीन भी ऐसे हाथ से चला जाएगा, वो लोग बहुत दबंग आदमी है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारने का पीटने का धमकी देता है, पुलिस है, वो लोग पैसा वाला है, कोर्ट भी नहीं जाता है, क्या करेंगे मीरा, कैसे करेंगे। बोले हम बोलते थे सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक तो वो डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन का दवा आप देख लीजिए कि 2008 के बाद से ही वो डिप्रेशन का दवा खाना शुरू किए हैं। और मदन कुमार मिश्रा क्या बोलते हैं ना कि मेरे पापा को ये बीमारी था, वो ऐसा कुछ नहीं था, बस डिप्रेशन था, इतना टेंशन में रहते थे कि अब देखिए भैया किसी का भी जमीन कोई लिखवा ले और पैसा ना दे, 15 महीना रजिस्ट्री के 15 महीना तक वो लोग पैसा नहीं दे रजिस्ट्री के बाद। और उसके बाद जब 1,40,000 का मांग किया गया तो वो लोग नोटिस भिजवा दिए कोर्ट से कि खाली करो, हम लोग रेंट में रहने के लिए पैसा दिया। अभी जब कोर्ट में केस चल रही है तो बोलती है कि हम रजिस्ट्री के टाइम ही पूरा पैसा दे दिए हैं और रजिस्ट्री करवाए हैं, झूठ बात है। अब आप देखिए कि अगर रजिस्ट्री के दिन वो पैसा दे देती हम लोग को तो 15 महीना तक हम लोग को क्यों रहने दिया गया? उसके बाद फिर इतना पैसा क्यों दिए हम लोग को? फ्री का तो नहीं देते इतना कोई। जब रजिस्ट्री में 6 लाख। एक बार मैं रीना के पास आऊंगा। तो रीना, आपकी उम्र बहुत कम है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप डर भी रही हैं। बिल्कुल मत डरिए, जो मन में है वो आपको बोलना है, आप निश्चिंत रहिए, आप मेरी तरफ देख करके बोल सकती हैं। आपको क्या लगता है पापा आपने आपके आत्महत्या की, चूंकि आप तो बहुत करीब से देख रही थी, कौन जिम्मेदार है इस आत्महत्या के लिए? सुमन मिश्रा, मदन मिश्रा, क्यों? उन्हीं के वजह से पापा बहुत परेशान रहते थे। आपसे कभी उन्होंने कुछ बात की थी, कभी बोला था कुछ? हम लोग कोर्ट भी जाते थे, पापा के साथ में ही जाते थे। तो आप तो बहुत छोटी रही होंगी, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता होगा। हाँ, समझ में तो नहीं, फिर जाते थे वहाँ पे। जाते थे तो वकील लोग पैसा तो लेता है, कभी 2,000 1,000 ऐसे करके लेते थे। पापा पास पैसा भी रहता नहीं था, दुकान लगाते थे तो भी, और वो लोग जब हम लोग केस ये होता था फिर वो कर देती थी। 2-3 केस तो हम लोग जीत चुके हैं, वो जो की है, फिर भी वही केस दोबारा कर देती थी। अच्छा बेटा, एक बात बताइए कि आप तो घर में मौजूद रहती होंगी जब मतलब जो लोग आते थे घर खाली करवाने के लिए, धमकी वमकी देने के लिए, तो आपकी आंख के सामने कभी ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, वो खुद आई थी लड़ने के लिए हम लोग के घर पे कि खाली करो, ऐसे करो, आग लगा देंगे, घर में आग लगा देंगे। हाँ। तो फिर आई, फिर लड़ाई झगड़ा गए की, फिर खुद से ही केस की थे वो। अच्छा। वहाँ पे जाके तो उसका भी फिर वहाँ पे केस चला था, 107 चला था केस। अच्छा। तो उसमें भी हम लोग का तरफ ही पक्ष हुआ था। अच्छा। तो फिर वहाँ पे से बोला गया कि नहीं जाना है, तो फिर वही सब हुआ। वहाँ पे जब लोग आते थे धमकी देने के लिए, आपको डर लगता था? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा लगता था। वो लोग बोलते थे कि सुमन मिश्रा पैसा दी है तुम लोग को मारने के लिए, 50,000 ऐसा बोलते थे वो लोग। कौन कौन बोलता था? कौन आता था? जो लोग आता था। अच्छा, किसी को पहचानती थी उसमें से? हाँ, मोहल्ले का लोग। हाँ। अच्छा। हम लोग घर का पीछे मोहल्ले का। मतलब पुलिस को ये सब बात पता है कि वो लोग आता था धमकी देने के लिए? हाँ, पापा को मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी था। अच्छा, ये सब पुलिस को आपने दिया था? हाँ, जब वो केस की थी तो हम लोग बताए थे। नहीं, बाद में जब सुसाइड के बाद में पुलिस को आपने ये सब बात बताई थी? हाँ, बताए हम लोग। हाँ, उसमें भी रिकॉर्डिंग। इन दोनों की बात आप सुन रहे होंगे। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि ये दोनों लड़कियां सही बोल रही हैं, तो क्या इन दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये तय आपको करना है, ये तय प्रशासन को करना है। हो सकता है, मुझे जमीन के नेचर के बारे में नहीं पता है, जैसा कि मीरा बता रही है कि जमीन आदिवासी थी और
सुनील गुप्ता 70 साल से इस जमीन पर रह रहे थे। तो सवाल ये उनके उठता है, दादा परदादा तक रह रहे हाँ कई जमाने से आप लोग वहां पर रह रही थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस जमीन की रजिस्ट्री सुमन मिश्रा के नाम से कैसे हो गई? क्या इस जमीन की रजिस्ट्री हो सकती थी? अगर आप जो बात बोल रही हैं सही बोल रही हैं, तो क्या इस जमीन की रजिस्ट्री हो सकती थी? और अगर इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, इस जमीन की डीड तैयार हो चुकी थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सुमन मिश्रा, मदन मिश्रा कितनी पैठ रखते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। और जब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, तो फिर आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक इन दोनों लड़कियों को इंसाफ के लिए किस कदर भटकना पड़ा होगा। आप अमूमन सामने जिस जगह पर ये दोनों बैठी हैं, वहां पर नेताओं को बहस करते आप देखते हैं, कई चैनलों पर देखते हैं। ये न्यूज़ 11 ही ऐसा मंच है जहां पर ऐसे लोगों को हम इस जगह पर बिठाते हैं जिनके पैर में चप्पल भी नहीं होती है। क्योंकि हम झारखंडियों की यही पहचान है, हमारी पहचान है कि हम खाली पैर ही खेत जोतते हैं। हमारी महिलाओं की पहचान है कि बच्चे बेतरा में ही बड़ा होते हैं। मैं भी बेतरा में ही बड़ा हुआ। शायद जिनका झारखंड से संबंध नहीं है वो समझते भी नहीं होंगे कि बेतरा होता क्या है। लेकिन आप सोचिए, समझिए कि जमीन का खेल किस कदर चल रहा है। इंसाफ के लिए एक आदमी को किस कदर भटकना पड़ता है, एक आम बच्चियों को कितना भटकना पड़ रहा है। इनकी बात हम आगे भी सुनेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो हमें सुनना बाकी है। इस पर चर्चा होनी चाहिए और हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम झारखंड की आवाज है। इस पर ही बात होगी आज। इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, इनको सुनना बहुत जरूरी है, इनको इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून पर विश्वास रहना बहुत जरूरी है लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, अभी बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, संभव है, बहुत हद तक संभव है कि आप अपने घरों में बैठे हैं और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक घर से जुड़ा हुआ है। ये दो बेटियों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहुत हद तक संभव है कि आपको लग रहा होगा कि जो सामने दो लड़कियां बैठी हैं वो झूठ बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच तो ईमानदारी से होनी चाहिए। जिसका जो अधिकार है उसका वो अधिकार मिलना चाहिए। इनकी बात सुन करके मेरी रूह कांप रही है। मैं सोच रहा हूं कि किस हद तक मजबूर हो सकता है एक इंसान। आप सोचिए, इन दोनों बच्चियों की स्थिति सोचिए, खास करके उस बच्ची की स्थिति सोचिए जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। वो बच्ची अभी अबोध है, उसको बहुत ज्यादा दुनियादारी की जानकारी नहीं है। ये बच्ची मुझे बता रही है तो मुस्कुराते हुए बता रही है, इसे पता नहीं है कि ये क्या बोल रही है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। दुनिया के कोई ऐसे शब्द नहीं है जो इस फीलिंग को बयां कर सके। मीरा और रीना दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मीरा, अब हम आते हैं सुसाइड के बाद के पॉइंट्स पे। जब सुनील गुप्ता ने आत्महत्या कर ली, क्या पुलिस की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिला? क्या कुछ हुआ उसके बाद? पुलिस क्या कहती है जब आप इंसाफ के लिए बात करने जाती हैं? तो वो बोलते हैं, जिस दिन मेरे पापा सुसाइड किए थे उस दिन तो वो लोग आए, बोले हाँ सब करेंगे, होगा, आप लोग को इंसाफ मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग अंतिम संस्कार सब किए पापा का। कुछ दिन क्रियाक्रम हुआ, उसके बाद गए तो बोला गया वहाँ सुखदेव नगर थाना में, ठीक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हम लोग बोले ठीक है, अच्छा बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद आप लोग करिएगा। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसके बाद हम लोग गए 3-4 दिन बाद, बोले अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, करिए कार्रवाई। तो वहाँ के केस आयु हैं, वो बोले कि देखिए काम हो रहा है, ऊपर से आदेश आएगा उसके बाद हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। तो हम बोले कि ऊपर से कहाँ से? तो बोले जमीन में केस, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ, तो हम बोले कि ठीक है, जमीन का ना कोर्ट में केस चल रहा है, जमीन का तो ठीक है हम लोग लड़ेंगे, पर मेरे पापा को मरने के लिए मजबूर किया गया। भैया देखिए, जो एक मारना किसी को और किसी को मरने के लिए मजबूर करना, दोनों तो एक ही हुआ। तो वो लोग मरने के लिए मजबूर किया पापा को, तभी मेरे पापा मरे। तो मेरे पापा का केस कहाँ चलेगा? जमीन का तो केस चलेगा कोर्ट में, पर मेरे पापा जो सुसाइड किए वो लोग के वजह से, उसका केस कहाँ चलेगा? वो तो पुलिस ही सॉल्व करेगी। हम बोले, तो बोले काम हो रहा है, हम लोग पेपर दिए हैं, हो रहा है काम, आप लोग को दिख नहीं रहा, अचानक दिखेगा धीरे धीरे, ऐसे बोला गया। ठीक है, 1.25 महीने हो चुके हैं ना। हाँ,
सवा महीने में कितने बार आप लोगों के पास पुलिस आई है? 2 बार। 2 बार आई है। क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा? पता नहीं रीना, सर, क्या तो लगता नहीं है? लगता है, क्योंकि हम पता लोग नहीं, जहाँ वो तक लोग खाली बोलते काम हो रहा है बस। पेपर वगैरह में पढ़ते थे, हम लोग देखते थे कि चलो अच्छा, कोई इस पूरे वाकया के बाद, जब मतलब सुनील गुप्ता के सुसाइड के बाद कभी ऐसा हुआ कि सुमन मिश्रा से आप लोगों की बातचीत हुई हो या मदन मिश्रा से कोई बातचीत हुई हो, उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की हो? नहीं, कभी नहीं, कभी बात नहीं की। कुछ भी नहीं? नहीं। कभी भी? या वो लोग जो गुंडे आते थे आप लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, वो लोग कभी आप लोगों के सामने आए हो, कुछ बोला हो? नहीं, देखिए वो तो एक थे राजू साहब, वो तो मतलब हम लोग का ही ये में थे, पापा का गोतिया ही थे। तो गोतिया लोग अब आता है लड़ने हाँ के तो लिए? हाँ तो वो भी आए थे एक बार, वो और एक नितिन जो है चाचा, वो तो वो मतलब वो तो कुछ नहीं बोले, पर वो राजू चाचा बोल रहे थे कि देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम लोग आके तुम लोग को बोल दिए। तो बोले देखिए आप लोग को इसीलिए ना, कौन कैसा है, आप लोग के जैसा ही थोड़ी ना है सब लड़ने वाला। मेरे पापा कमजोर थे, आप लोग बोलते थे आके, वो अपना दिमाग में बैठा लिए कि मार के चला जाएगा। कुछ आप बोले थे कि हमको बोली है सुमन मिश्रा पैसा दे रही है मारने के लिए, तो मेरे पापा बोले थे कि पैसा दे रहा तो मार दो, तो वही बोले थे ऐसे नहीं बोलना चाहिए बस। आज सिस्टम के लिए तालियां बजाने का मन कर रहा है, मुझे सैल्यूट ठोकने का मन कर रहा है इस सिस्टम को। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम जो है, मैं सिस्टम के लिए मेरे पास शायद शब्द नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि इन दोनों की माँ है, वो सुन नहीं सकती है, चल भी नहीं सकती, चलने सुन फिरने में नहीं भी सकती असमर्थ है, है। कुछ समझ भी नहीं सकती। घर का खर्चा उतना। आप लोगों का कैसे चल रहा है अभी? कैसे चलेगा, जैसे तैसे, वैसे मम्मी को लाल कार्ड है, राशन वगैरह मिलता है, चावल वहीं से लिए थे। उसके बाद ऐसे अच्छा, मेरे बीच में आपका बच्चा भी बीमार हुआ था? हाँ, मेरा बच्चा मतलब 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो रांची में हम लोग इलाज करवाए थे। तो यहाँ का डॉक्टर लोग मतलब इलाज किए थे, तो दवा जो बीमारी नहीं था उसका दवा चला दिए, तो दवा रिएक्शन कर गया था और ब्लड में इन्फेक्शन करवा दिया वो लोग, तो बहुत ज्यादा ही बीमार था। तो हम लोग को बोला गया, एक डॉक्टर है वो बोले कि आप लोग चले जाइए भेलोर CMC, तो वहाँ हम गए। फिर तो लोग वेल्लोर जाने के लिए पैसे थे आपके पास? भेलोर जाने के लिए, हाँ वहाँ तक जाने के लिए तो था पैसा। तो उस दौरान भी आप हाँ, लोगों ने किसी वैसे- से पैसे लिए थे शायद? हाँ, एक अंकल है उनसे भी पैसा लिए, वो भी बहुत मदद किए, 5,000 दिए थे। शंकर सेठ जो है मेरे अच्छा। पापा, जिनका नाम लिख के इसमें गए। लेटर में उनका भी नाम है? हाँ, उनका भी है। तो अब देखिए वो तो हम लोग का हमेशा मदद किए किया हैं। उन्होंने। अब पता नहीं पापा क्या उतना पढ़े लिखे थे नहीं, और वो थोड़ी ना, पापा तो बस ये लिख दिए कि हम ये लोग से पैसा लिए हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तब से वो अंकल मदद करते थे, हम लोग का पैसा वैसा देते थे, फिर हम लोग वापस भी कर देते थे। हाँ, पर मेरा बच्चा भी बीमार था उस टाइम भी, वो पैसा दिए, 5,000 मांगने के लिए गए अच्छा, हम लोग। मीरा, आपको पता है, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो जमीन आपकी है, उस जमीन की रजिस्ट्री किसी जनरल सामान्य वर्ग के आदमी के नाम हो नहीं सकती, इस बात की जानकारी है आपको? हाँ, नहीं वो सब हमको पहले नहीं जानकारी नहीं था। नहीं थी ना, अब पता नहीं, चल गई? अभी पता चला तो आप कि नहीं। अंदाजा लगा सकती हैं कि जिसके खिलाफ आप बोल रही हैं वो कितनी पावरफुल है। बहुत ज्यादा उन लोग से हम लोग को बहुत डर लगता था, आती अब थी। भी डर लगता है? अभी भी डर लगता है, अभी भी हम लोग को वो कुछ भी करवा सकती है ना, कुछ भी। मेरे पापा तो देखिए, मेरे पापा तो बीमार थे, घर से निकलते नहीं थे, नहीं तो अगर घर से निकलते वो कहीं काम वाम करने, हम लोग खुद बोलते थे कि वो पुलिस वाले, वो आती थी लड़ती थी तो बोलती थी हम पुलिस है, हम लोग ब्राह्मण है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बोलती थी। मेरे पति पुलिस में है, पुलिस का सब सुनेगा, तुम लोग का कौन सुनेगा, ऐसे बोलती थी। तो हम लोग खुद बोलते थे पापा को कि आप बाहर नहीं जाइए। कहीं भी मेरे पापा दवा खरीदने भी जाते थे ना, तो हम लोग साथ में जाते थे, क्योंकि हम लोग को डर रहता था कहीं मेरे पापा को वो लोग उठा के ले जाए, या फिर केस उठा लो ऐसे बोले, चाहे मार ना दे। ऐसे हम लोग को अभी भी डर लगता है। अभी भी हम लोग रात में, दिन तो हम लोग का बीत जाता है कैसे भी, पर रात नहीं बीतता है, कब सुबह होगा ऐसा लगता है। क्योंकि पहले बहुत हरकत कर चुकी, बहुत बार, कितना बार भेजी है यहाँ रीना, तक। आपको डर लगता है? अभी भी लगता है? हाँ, अभी भी लग रहा है? शायद सिस्टम को, रांची के प्रशासन को ये डर, वो लोग पुलिस वाले हैं ना, वो कुछ भी कर सकते। इतना कुछ मेरे पापा को मार दिए, तो अब मेरे पास शायद शब्द नहीं है, मैं बोलूं क्या। मैं
निशब्द हो जाता हूं कभी कभी। आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, पूरी बात जब आपने सुनी होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि मीरा बता रही है कि वो जमीन आदिवासी जमीन है। सुमन मिश्रा कहती है कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, इस जमीन की रजिस्ट्री कैसे होगी? 2008 में रजिस्ट्री हुई जी। जमीन के कागजात लेकर के वकील साहब आपके घर ही पहुंच गए थे। हाँ। 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 सोचिए कि खेल कैसा है। जमीन कुल कितनी है? 2 कट्ठा है। 2 कट्ठा जमीन है, इंद्रपुरी में है, अलकापुरी, रांची के अलकापुरी, अलकापुरी नमक फैक्ट्री गली। रांची के अलकापुरी में जमीन 1 कट्ठा कम से कम वहां पर 15 लाख से 20 लाख रुपए की होगी। ये जमीन खरीदी कितने में गई? 6 लाख रुपए में। 6,31,000 में बात हुआ था। 6,31,000 रुपए में, मतलब 30 से 35 लाख की जमीन 6,35,000 में खरीद ली गई। आप सोच सकते हैं, कोई आदमी अगर ताजमहल खरीदने निकलता है तो उसकी जेब में इतने पैसे होंगे तभी वो ताजमहल खरीद सकता है। गुरु, मैं ताजमहल खरीदने के सपने नहीं देख सकता, मैं कोई सीएनटी जमीन अपने नाम पर खरीदने के सपने नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। ऐसा पहली चीज तो ऐसा होगा नहीं, और दूसरी चीज कि अगर ऐसा होगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। लेकिन वो लोग जो ऐसा करते हैं उन्हें पता है कि वो सिस्टम को अपनी जेब में भर के चलते हैं। उन्हें पता है कि ये 2 लड़कियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्हें पता है कि हम 2 दिन भौंकेंगे यहां पर, तीसरे दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उस जमीन पर फिर वो अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। उन्हें पता है, उन्हें सारी चीजें पता है। उन्हें पता है कि कोई सुसाइड कर ले उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप मान करके चलिए, कुछ नहीं बिगड़ा है उनका। अरे कोर्ट में केस तो जमीन का है हुजूर, किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया, आपने किसी से पूछताछ तक नहीं की, जहमत ही नहीं उठाई पूछताछ तक करने की। साफ साफ लोग कह रहे हैं कि भाई वो दोनों जिम्मेदार हैं मौत के। शुरुआत तो वहीं से हुआ है, मौत के जिम्मेदार तो वही हैं। आप लोगों ने तो सब कुछ देखा है, लेटर भी यही कहता है कि मौत के जिम्मेदार वही हैं। अब एक मरने वाले के सुसाइड लेटर से बड़ा सबूत और क्या चाहिए? कम से कम मामला तो दर्ज करके उनकी जांच तो करिए, उनसे पूछताछ तो कीजिए कि क्या बात है क्या नहीं है ना। सिस्टम है, हमारा सिस्टम है। तालियां बजाइए, आप उस सिस्टम के हिस्सा हैं। सैल्यूट कीजिए इस सिस्टम को, सैल्यूट कीजिए इस सिस्टम को। और वो जो आंसू हैं, इन आंसुओं का हिसाब भी देना पड़ेगा आपको। जमीन का जो भी मामला है वो मामला तो है, लेकिन एक मौत का हिसाब तो होना चाहिए, एक मौत का इंसाफ तो होना चाहिए। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। रीना, आपकी मम्मी, माँ, मीरा और रीना दोनों, सबसे पहले मैं रीना के पास आ रहा हूं क्योंकि माँ के पास तो ज्यादा वक्त यही रहती हैं। सुसाइड के बाद सुनील गुप्ता तो अब नहीं रहे, तो अब आपकी माँ क्या कहती है? कुछ कहती हैं वो आपसे? कभी ऐसा कुछ कहा दिल की बात वो आपसे कहती होंगी ना, कुछ तो कहती होंगी। हाँ, मम्मी पूरा रोती है, बोलती है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, ये कैसे क्या करेंगे, क्या मर जाएंगे हम भी, मर मम्मी जाएंगे, बोलती है पापा के जैसा हम भी फांसी लगा लेंगे, ऐसा जाएंगे। बोलती है। क्या करेंगे, कैसे शादी करेंगे रीना का, कैसे मेरा होगा, ऐसे बोलती है। 2 बहनें हैं ना आप लोग, और जिनकी शादी होनी है, रीना और एक और छोटी है। एक रीना का शादी होना है, उसका हो गया है। उसका भी हो गया? 2 का शादी। अच्छा, रीना का शादी होना है। चलिए, तो मतलब एक बच्ची की शादी होनी है और इसी की चिंता आपकी माँ को खाई जा रही है। हाँ, और ऐसे पापा का भी है ना, पापा जैसे भी थे मेरे, जो भी थे घर में थे ना, एक पापा क्या होते घर में, कितना जरूरी होता है पापा का रहना, आप समझ सकते हैं। मेरे पापा जैसे भी थे ना, वो तो आ नहीं सकते वापस। मम्मी बोलती है हम भी मर जाएंगे पापा के जैसा, क्या करेंगे। आप लोगों को चिंता नहीं, आप अपनी मम्मी को अभी जाएंगे और बोलिएगा कि सिर्फ आपकी बेटियां नहीं, एक बेटा भी है, एक भाई भी है। ये भाई लड़ेगा आपके लिए। आप लोगों को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और कोई हो ना हो, न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है, और हम आपकी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। डरना नहीं है। और सिस्टम को सिर्फ इतना सा मेरा संदेश है कि हुजूर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात सिर्फ 2 कट्ठा जमीन की नहीं है, बात इनके लिए इंसाफ की है। इन दोनों बहनों के लिए इंसाफ की, और इनके इंसाफ के लिए भाई लड़ेगा।
मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा, आपको कभी कोई धमकी दे आप मुझे सिर्फ एक कॉल कीजिएगा, और कोई खड़ा हो ना हो, ये भाई आपके लिए खड़ा रहेगा। भैया हम लोग बोलना चाहते हैं, मोदी जी तक भी हम लोग का बात पहुंचा दीजिए, क्योंकि मोदी जी बहुत बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग का क्या, एक बेटी होना गुनाह है, पाप है। जो भी मेरे पापा किए, जमीन बेचे बेटी के चलते कि चलो मेरी बेटी लोग है ना, अच्छे से रखेंगे अपनी बेटी लोग का, शादी करेंगे। आज हम लोग अपने पापा के लिए लड़ते तो वो लोग बोलते बेटी है क्यों बोलेगी, क्यों लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेंगे बताइए। पापा, मेरे पापा मर गए हैं तो हम उनके लिए, बेटा ही लड़ता है, बेटी नहीं लड़ सकती है। पिता को मुखाग्नि आपने दी थी ना? नहीं, हमने रीना दी थी। रीना ने दिया? हाँ, और हम लोग कंधा दिए, हम लोग तीनों सब कुछ किए। आप उदाहरण हो, आप समाज के लिए घर एक वाले लोग, संदेश हो। वो गोतिया लोग बोल रहे थे कि बेटी लोग ले जा रही है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा, पेट नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, मेरे पापा जान रहे, मेरे पापा मरने से पहले भी बोलते थे, सब लोग बेटी बेटी के लिए बोलते थे कि बेटी है। अब की बार ये गोतिया लोग आएंगे ना तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक तो पापा बोलते थे कि देखो मीरा, मरेंगे ना तो तुम लोग ही हमको वहां तक पहुंचाना, कंधा देना, आग देना, मेरा अस्थि विसर्जन करना। वो बीमार भी रहते थे, बोलते थे मरेंगे तो हम लोग को बताते थे कि वहाँ जाना, वो नदी में मेरा अस्थि बहाना, हरमू लेके जाना, ऐसे सब कुछ बोलते थे पापा। उन्होंने बताई। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, आपको इंसाफ मिलेगा। बस हम तो मोदी जी को ही बोलना चाहते हैं, बस बेटी लोग के लिए आप इतना करें, हम लोग भी बेटी है, हम लोग के लिए भी कुछ कीजिए। पुलिस वाला है वो लोग, है ना, आज तो हम लोग अपने पापा को खो दिए, फिर घर भी हम लोग का छीन जाएगा, सब कुछ। कुछ नहीं छीनेगा, है ना, आपका भाई आपके साथ है, कुछ नहीं छीनेगा, बहुत गंदे कुछ नहीं हैं छीनेगा, बहुत कुछ नहीं गंदे छीनेगा। हैं। आंसू पोछिए, आंसू पोछिए, अब लड़ना है। आंसू पोछिए, अब लड़ना है। आंसू पोछिए, अब लड़ना है। आंसू पोछिए, मजबूत हो आप, आंसू पोछिए, अब लड़ना है हमें, ठीक है। आपका ये भाई आपके साथ है, अब नहीं रोना है, अब सामने वाले लोगों को रोना है। निश्चिंत रहिए आप, चलिए अब निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आंसू पोंछ लीजिए, ठीक है, आंसू पोंछ लीजिए, मैं आपके साथ हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है कि हम एक दर्द दिखाएं, मुझे उम्मीद है कि सिस्टम तक ये दर्द पहुंचेगा और इन दोनों बेटियों को इंसाफ मिलेगा, और इन दोनों बेटियों को इंसाफ मिलना भी चाहिए। बहुत जरूरी है इनको इंसाफ मिलना, चूंकि कानून पर और व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहना बहुत जरूरी है। इसलिए तो बहुत शुक्रिया दोनों बहनों, ये भाई आपके साथ है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपकी लड़ाई के लिए न्यूज़ 11 भारत खड़ा है, ये भाई खड़ा है, आपको अब रोने की जरूरत नहीं, अब सामने वाले लोग रोएंगे।